अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। दिस इज़ नुमान मंसूर। आप मेरा चैनल देख रहे हैं विजडम विलेज। दोस्तों, आज आपसे एक बहुत डिफरेंट टॉपिक के ऊपर बात करनी है जो कि आज के दौर की इस मौजूदा वक्त की बड़ी इम्पोर्टेंट और अहम मुद्दा है जो शायद इतना ज़्यादा डिटेल में डिस्कस अब तक नहीं हो सका। आप सब ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन या इवॉल्व होने की थ्योरी तो ज़रूर पढ़ी या सुनी होगी अपना बायोलॉजी की बुक्स में, और इसके ऊपर बहुत से यूट्यूबर्स ने बहुत डिटेल्ड लेक्चर्स भी बना रखे हैं। आप शायद परेशान हो रहे होंगे कि मैं बायोलॉजी की बुक्स या थ्योरी ऑफ एवैल्यूएशन या एवॉल्व होने को क्यों आज डिस्कस करना चाह रहा हूँ। दोस्तों, एवॉल्व होना क्या होता है? एवॉल्व होना ये है कि आपकी उस टाइम, उस एरिया, डायनामिक्स, जियोग्राफिक्स और इन्वायरमेंट के मुताबिक जो भी नीड्स थी सर्वाइवल के लिए, वो नीड्स की अकॉर्डिंगली आपने अपने फीचर्स बिल्ड किए, अपग्रेड किए या डाउनग्रेड किए, जो भी आपने उसके अंदर चेंजेस किए। इस चीज़ का नाम इवॉल्व होना कहते हैं। तो जितने भी स्पीसीज इस टाइम ख़त्म हो चुकी हैं, एक्सटेंड हो चुकी हैं, उनके पीछे रीज़न यही है कि उन्होंने वक्त के साथ अपने आप को अपग्रेड या इवॉल्व नहीं किया और चीज़ें तब्दील हो गई, जिसकी वजह से वो उस इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट बर्दाश्त नहीं कर सके। आज इस टॉपिक को आपसे डिस्कस करने का मकसद जो है ना वो ये है कि इवॉल्व होना सिर्फ प्लांट्स, ह्यूमंस या एनिमल्स का के लिए ज़रूरी नहीं था। टेक्नोलॉजी भी वक्त के साथ इवॉल्व होती है। जो उस एरिया की, जियोग्राफिक की या उस टाइम जोन की रिक्वायरमेंट होती है, जो वहाँ के लोगों का विजन होता है, थॉट्स होती हैं, टेक्नोलॉजी उसी हिसाब से इवॉल्व करना शुरू कर देती है खुद को। मतलब ऑटोमेटिकली ये प्रोसीजर नहीं होता, इसके अंदर बहुत से स्टेक होल्डर्स और डायनामिक्स इन्वॉल्व होते हैं जिसकी वजह से चीज़ चेंज होती है। हमारी टेक्नोलॉजी डे बाय डे बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है। वो तमाम लोग जो जिन्हें मिलेनियल जनरेशन बोला जाता है या वाई जनरेशन, इस टाइम मल्टीपल टर्म्स यूज़ होती है, उन्होंने टेक्नोलॉजी को अपनी आंखों के सामने इवॉल्व होते देखा। पहले सिंपल पिक्सल फ़ोन थे, हमने पिक्सल फ़ोन से स्टार्ट किया था टेक्नोलॉजी। हमसे पहले वाली जनरेशन ने टेलीग्राम, जिसे तार बोला जाता था, एंड ख़त लिखना और वो सारी चीज़ें लिखी। टेक्नोलॉजी तरक्की करते करते आज स्मार्टफोन पे आ चुकी है। हर पूरी दुनिया घूम फिर के अब आपके स्मार्टफोन के अंदर है। आपका बिजनेस सारे का सारा स्मार्टफोन के अंदर है, आपकी एजुकेशन उसके अंदर है, आपकी हेल्थ, कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, कॉरेस्पॉन्डेंस, रिकॉर्ड कीपिंग, आपकी बैंकिंग, आपका फाइनेंस, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ अब आपका फ़ोन बन चुका है। तो जब टेक्नोलॉजी इवॉल्व होके हमारे स्मार्टफोन के अंदर इस कदर पेनिट्रेट कर चुकी है, तो हमें स्मार्टफोन, अपनी एप्लीकेशंस और अपने आप की सेफ्टी और सिक्योरिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। रिसेंट टाइम्स में बहुत से हमने स्कैम सुने, बहुत से जानने वालों के साथ हुए, और कुछ के साथ फाइनेंशियल स्कैम्स हुए, किसी के साथ सोशल स्कैम्स हुए, किसी का फेसबुक अकाउंट हैक हो गया, किसी का व्हाट्सएप हैक हो गया, किसी के बैंक से पैसे चले गए, किसी के इजी पैसा अकाउंट से पैसे चले गए, एंड मैनी मोर। ऐसे बहुत से फ्रॉड्स मार्केट के अंदर आ चुके हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, लोग उन लोगों की कम इल्मी या कोताही का फ़ायदा उठाते हैं जिन्हें टेक्नोलॉजी क्या सेफ़ यूज़ का नहीं पता है। आज का जो हमारा वीलॉग होगा, आज की जो वीडियो होगी, बेसिकली आप लोग अपने स्मार्टफोन को, अपने मोबाइल फ़ोन को, अपनी एप्लीकेशंस को किस तरह सेफ एंड सिक्योर बना सकते हैं, अपना सारा डाटा, अपनी सारी प्राइवेसी कैसे मेंटेन कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर डिटेल के साथ बात होगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वो तमाम दोस्त जिन्होंने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया, कहीं सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर लें और बेल के आइकन पे भी क्लिक कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आपको वो प्रिकॉशनरी स्टेप्स बताऊंगा कि जिनको अडॉप्ट करके बिना कुछ किए आप हमेशा के लिए खुद को सिक्योर कर सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, आपने कुछ एहतियाती तदाबीर है जिन्हें हमेशा अडॉप्ट करना है, और ये मामूली सी टिप्स हैं, मामूली से स्टेप्स हैं जिनकी मदद से आप अपने आप को हमेशा वल्नरेबल होने से बचा सकते हैं। रिस्क फैक्टर आपका मिनिमाइज हो जाएगा। दोस्तों, हम सबको जॉब की ज़रूरत होती है और हम बड़ी डिटेल के साथ अपनी प्रोफाइल्स बिल्ड कर रहे होते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म्स पे। हर जगह अपनी सीवी ड्रॉप कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए भेज रहे होते हैं, फेसबुक के ज़रिए भेज रहे होते हैं, जो भी हमें प्लेटफॉर्म अवेलेबल होता है थ्रू ईमेल और ऑल एल्स, तो हम उस तरह अपनी शेयर कर रहे होते हैं। मेरी सबसे पहली जो टिप है वो ये है कि आपने अपनी सीवी के अंदर अपना कंप्लीट होम एड्रेस नहीं लिखना। आई एम रिपीटिंग, सीवी के अंदर अपना कंप्लीट होम एड्रेस
नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना? कोई भी इदारा, कोई भी कंपनी है, उसे आपके घर का मकान नंबर, गली नंबर, फ्लैट नंबर, अपार्टमेंट नंबर, एरिया, स्ट्रीट नंबर, इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन उन्हें नहीं चाहिए, क्योंकि 99% ऑर्गेनाइजेशंस आपके इंटरव्यू के बाद, आपका रेफरेंस चेक के बाद आपको अपॉइंट कर लेती हैं, और कोई भी आपके घर के ऊपर इस तरह की कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं होती है कि जिसके लिए उन्हें घर का एड्रेस चाहिए हो, सिवाय ये कि भी आपने कोई बैंक में अकाउंट खुलवाया हो तो वो एक एक्नॉलेजमेंट का लेटर आपके घर के एड्रेस पर डिलीवर कराते होते हैं, या आपके एटीएम कार्ड आता होता है। उसके अलावा किसी भी पर्पज़ के लिए जिस हद तक आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं, इस चीज़ को अवॉइड करें। आप सिर्फ मेन एरिया मेंशन कर दें। फॉर एग्जांपल, आप ब्लू एरिया में अगर रहते हैं इस्लामाबाद में, तो बस ब्लू एरिया मेंशन कर दें, ब्लू एरिया इस्लामाबाद। ज़रूरी नहीं सेक्टर फलां, स्ट्रीट नंबर फलां, फ्लैट नंबर फलां, अपार्टमेंट नंबर फलां, फ्लोर नंबर फलां। हरगिज़ ये रिकमेंडेड नहीं है। इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है। ये आपके लिए एक बहुत सेफ्टी का फीचर बन सकता है। नंबर 2, जहाँ पे ज़रूरी हो वहाँ पर एनआईसी नंबर और डेट ऑफ बर्थ अपनी मेंशन करें। अगर उस चीज़ को अवॉइड किया जा सकता है तो जिस हद तक आप अवॉइड कर सकते हैं, इसे अवॉइड करने की कोशिश करें। दोस्तों, एनआईसी बेसिकली एक सेंट्रल पॉइंट है आपकी आइडेंटिफिकेशन फॉर ऑल टाइप ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, ऑल टाइप ऑफ फाइनेंसेस। ये एक आपका यूनिक आइडेंटिफायर है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको एलोकेट करती है। अब वो हर जगह यूज़ होना है। वो आपके पासपोर्ट के लिए रेफरेंस के तौर पे यूज़ होगा, वो आपके गवर्नमेंट के जितने भी प्रोसीजर्स हैं, चाहे आपकी जॉब है, एम्प्लॉयमेंट है, सैलरीज है, ट्रांजैक्शंस है, हर जगह आपकी पहचान, आपकी गाड़ी का नंबर, घूम फिर के एंड जो स्टोरी होगी वो आपका एनआईसी नंबर पे होगी। डेट ऑफ बर्थ को हाइड करने का मकसद ये नहीं है कि जी हम आपकी उम्र कुछ कम दिखाना चाहते हैं, या अगर आप बुजुर्ग हो चुके हैं तो 90s के हैं वो तो डेफिनेटली 30 क्रॉस कर चुके हैं। अब आप मेरे ध्यान में रखें, अब आप अंकल की कैटेगरीज में आ चुके हैं। तो वो लोग जो अभी तक खुद को कम उम्र तस्वर करते हैं, कम उम्र रहना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई और सोल्यूशन निकालें। डेट ऑफ बर्थ को हाइड करने का एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि जहाँ पे ज़रूरी है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो उसके बगैर सबमिट नहीं हो रही है, तो वहाँ पे तो डेफिनेटली मजबूरी है। अदरवाइज कोशिश करें सीवी से इस चीज़ को निकाल दें। ऑर्गेनाइजेशन में इसकी कोई डिटेल नहीं चाहिए होती, और बहुत 99% सीवीज़ के अगर ये चीज़ आउट भी हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे आपकी सेफ्टी ज़रूर इंश्योर होगी, क्योंकि जितनी भी हैकिंग रिसेंट टाइम से मैंने स्टडी की है, हैकर्स आपके डेट ऑफ बर्थ और एनआईसी नंबर और इस तरह की वो इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत वाइटल है आपसे रिलेटेड, हमेशा उसकी तलाश में होता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। जिस तरह हम सबको जॉब की ज़रूरत है, मैं खुद भी बहुत से जॉब एड्स पोस्ट करता रहता हूँ, और मैंने अपने चैनल के ऊपर दीगर बहुत सी वीडियोस भी बना रखी हैं। आपको कहीं ना कहीं से व्हाट्सएप पे, इनबॉक्स में, फेसबुक में आपके पास कोई लिंक आता है कि ये लिंक है, इस पर क्लिक करें, अपनी सीवी इस पर बिल्ड करें, अप्लाई कर दें। या आपके पास लिंक आता है कि यार ये देखो फ़लाँ ने खुदकुशी कर ली और उसका जो आखिरी सुसाइड नोट है वो इस वीडियो के अंदर है, यूट्यूब का लिंक मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, उसको देख लो। या जिस तरह आजकल पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान और इंडिया वॉर की एक मीम्स का तूफान चला हुआ है। इंडिया जंग की तैयारी कर रहा है और हमारी पाकिस्तानी कौम मीम्स बनाने की तैयारी कर रही है। तो आपके पास लिंक्स आते हैं, यार ये देखो ये नई मीम आई है, यार ये नई फनी कंटेंट आया है। कोशिश करें कि जो भी लिंक आपके पास आ रहे हैं, URLs आपके पास आ रहे हैं, चाहे वो आपके पास व्हाट्सएप के थ्रू आ रहे हैं, चाहे फेसबुक के थ्रू आ रहे हैं, या किसी भी प्लेटफॉर्म से आपके इनबॉक्स में पहुंचे हैं, आप उनके ऊपर डायरेक्टली क्लिक नहीं करें, अवॉइड करें उन लिंक्स को अप्रोच करने में। ये लिंक बेसिकली सबसे आसान तरीन शॉर्टकट है आपके मोबाइल फ़ोन, आपके लैपटॉप, आपके अकाउंट को हैक करने का। ऐसे में हम क्या करें कि अब हमारे पास लिंक्स की भरमार है, क्योंकि सारा कुछ तो डिजिटाइज हो चुका है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कैसे पता चलेगा बिना लिंक पे क्लिक किए कि यार ये लिंक वैलिड है, एक नंबर है, ओके है, सेफ है या अनसेफ है? तो उसका सोल्यूशन सिंपल तरीन बताता हूँ। आपने उस लिंक को कॉपी करना है जहाँ पर भी आपके पास वो लिंक पहुँचा है। चैट जीपीटी पे जाइए। हमने चैट जीपीटी को एक मुंशी की तरह ट्रीट किया हुआ है, और चैट जीपीटी के ऐसे ऐसे फीचर्स हैं जो कि हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ा देते हैं, हमारे लिए बहुत फ़ायदे की हैं, लेकिन हमने उससे जो है ना लिमिटेड 2 से 3 काम ले रखे हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं ले रहे। तो आपने ये करना है कि आपने इस लिंक को कॉपी करना है, चैट जीपीटी, डीप सीक, ग्रॉक या किसी भी एआई के प्लेटफॉर्म पर जाएँ, वहाँ पर जाके पेस्ट करें और उसके नीचे प्रॉम्प्ट लिखें कि चैट जीपीटी या एआई मुझे ये बताओ कि क्या ये लिंक सेफ़ है। अगर सेफ है तो ये लिंक है किस चीज़ के मुताबिक, ये क्या है, इसके अंदर इसका कंटेंट क्या है, किस हद तक तुम इसे एक्सप्लोर कर सकते हो या देख सकते हो। ठीक है, तो उससे ये होगा कि आपकी वो आपको ना उसके फीचर्स बताना शुरू कर देगा।
एक टिप ये है, एक तरीकाकार ये है। दूसरा, अगर आपको चैट जीपीटी का यूज़ नहीं आता, एआई का यूज़ नहीं आता, तो हम बहुत जल्द चैट जीपीटी और एआई के ऊपर एक डिटेल्ड सीरीज पूरी बनाने लगे हैं, जिसके अंदर उसके वो फीचर्स जिसकी मदद से आपकी लर्निंग बढ़ेगी और साथ साथ अर्निंग भी बढ़ेगी। उन सब चीज़ों पर हम जल्दी वीडियोस बनाएंगे, तो स्टे ट्यून्ड टू अस। दूसरा सोल्यूशन इसका ये हो सकता है किसी भी यूआरएल को परखने का, कि जब भी आपने उसको यूज़ करना हो, चेक करना हो, आप अपने लैपटॉप के ऊपर इनकॉग्निटो मोड में जाएं। इनकॉग्निटो मोड या प्राइवेट विंडो मोड बेसिकली ये होता है जिसके अंदर आप जैसे उसके अपने क्रोम के ऊपर फायरफॉक्स पे जाते हैं, उसके अंदर इनकॉग्निटो या प्राइवेट मोड में जाते हैं, तो जो आपकी पहली दी हुई इंफॉर्मेशन होती है उसके दरमियान में वो एक ब्रैकेट लगा देता है। मीन्स आपके जितने भी अकाउंट्स उस पोर्टल के अंदर सेव हैं, फेसबुक, जीमेल और दूसरे, वो उन तक एक्सेस नहीं होने देता जल्दी। और आपकी उसके अंदर कोई हिस्ट्री भी मेंटेन नहीं हो रही थी, कोई कुकीज़ भी मेंटेन नहीं हो रही थी, क्योंकि पुराना डाटा उसमें पुल नहीं हो रहा। तो निस्बतन सेफ ये फीचर हो सकता है, वहाँ पे जाकर पेस्ट करके आप ट्राई करके देख लें। अगर आपको उसकी समझ आती है तो फिर उसको रेगुलर अपनी विंडो के अंदर ऑपरेट कर लें, अदरवाइज आप उसको वहीं पे यूज़ करें। लेकिन ये इनकॉग्निटो मोड वाला जो मैंने इसके अंदर प्रैक्टिस करके देखा है, वो 100% एफिशिएंट नहीं है, या उतना 100% सिक्योर नहीं है कि आप जिसके ऊपर 100% इंश्योर हो जाओ। लेकिन जो एआई या दूसरे प्लेटफॉर्म को यूज़ करके उसको एवेल्युएट करना है, वो 100% सिक्योर है। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि जब भी आपको कोई डाउटफुल यूआरएल नज़र आए, लिंक नज़र आए, उस पर डायरेक्ट क्लिक ना करें, उसको पहले थर्ड पार्टी से वैलिडेट कर लें, देन उसको यूज़ करें। जब आप ये स्टेप्स करेंगे तो आपकी सिक्योरिटी बेहतर होती जाएगी और रिस्क फैक्टर आपका मिनिमाइज होता जाएगा। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट टिप है जो कि अभी रिसेंटली हमारे एक जानने वाले हैं, बहुत सीनियर, उनके साथ ये वाक़या हुआ, और मैं उनका नाम नहीं आपको शेयर कर सकता, लेकिन उनके साथ वाक़या ये हुआ कि एक एनजीओ के नाम से एक ऐड है और उसमें उन्होंने अप्लाई किया एक अच्छी पोजीशन पे, फिर उन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया। जो भी उनके दरमियान कॉरेस्पॉन्डेंस हुई, प्रोसीजर हुआ, और उन्हें कहा गया कि जी आप हमारे नए कोऑर्डिनेटर हैं, नए मैनेजर हैं, नए डायरेक्टर, या जो भी उन्हें ओहदा ऑफर किया गया। उन्होंने कहा ठीक है जी, मैं एक्सेप्ट करता ये करती हूँ। अब उसके बाद उन्होंने कहा जी आप यूँ करें कि आप हमें अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके भेजें, जिसमें उसका एनआईसी और उनके जो एकेडमिक्स थे वो सारे उन्होंने स्कैन शुदा उनसे शेयर कर दिए। अमूमन ऑर्गेनाइजेशंस इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन की तरफ ज़रूर जाती है जब आप प्रॉपर उनके एम्प्लॉय हो जाते हो, लेकिन वो उसके अंदर एक बहुत सीरियस फैक्टर ये देखने की होती है क्या उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई ऑफिस एग्जिस्ट कर रहा है, या पाकिस्तान के अंदर कोई भी उनका कोई लीगल सेटअप है जहाँ पे उन्हें अप्रोच किया जा सके, या वो 100% रिमोट ऑर्गेनाइजेशन है। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि उनका वर्किंग इन्वायरमेंट, वर्किंग स्ट्रक्चर है क्या। नंबर 2, कोशिश करें 99% इस चीज़ को अवॉइड करें कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्कैन किसी को दें। और उसके अंदर भी सबसे ज़्यादा जो आपकी लेटेस्ट डिग्री है या हाईएस्ट डिग्री है, नंबर 2 आपका एनआईसी, नंबर 3 आपका पासपोर्ट। इन 3 चीज़ों को तो 100% आप कोशिश करें कि आप किसी भी बंदे को डायरेक्टली विदाउट वैलिडेशन, विदाउट वेरिफिकेशन शेयर ना करें। इनकेस आपको शेयर करना भी पड़ता है, आपको ये पता चल गया कि ऑर्गेनाइजेशन ठीक है, लोग भी ठीक हैं, हमें शेयर करने की जरूरत है, तो ऐसे में आपने ये करना है, आप उसके ऊपर ना एक वाटरमार्क लगाओ। वाटरमार्क बहुत आसान है, मोबाइल फ़ोन में भी लग सकता है, लैपटॉप पर भी लग सकता है, पेन के अंदर जाकर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। वाटरमार्क लगाएं, इस तरीके से डायगोनल क्रॉस पोजीशन पे लगाएं, और उसके ऊपर वो तहरीर लिखें कि आपने ये डॉक्यूमेंट किस पर्पज़ के लिए सबमिट किया और ये किस डेट को सबमिट हुआ। आप ये भी मेंशन कर सकते हो, फॉर एग्जांपल मेरी अभी एक लास्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने कहा कि जी आप अपना स्कैन एनआईसी दें। मैंने कहा आपने मेरा स्कैन एनआईसी क्या करना है, तो उन्होंने बताया कि जी हमारा जो थर्ड पार्टी वेंडर है जो कि हमारी एयर टिकट्स बुक करता है, ये उनकी तरफ से रिक्वायरमेंट है कि जी आपका जो पैसेंजर है उसका हमारे पास एज एन एविडेंस स्कैन मौजूद हो, क्योंकि हर दफ़ा फोटो कापी तो नहीं भेजी जा सकती बाय डाक, तो इसलिए वो स्कैन का ही प्रिंट लेके कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ लगा देते हैं। तो उसको आप उसके ऊपर प्रॉपर आप लगाएंगे, उसके ऊपर आप वाटरमार्क लगाएं और उसमें मेंशन कर दें कि सबमिटेड दिस एनआईसी या डिग्री टू फलां ऑर्गेनाइजेशन, डेटेड फलां, पर्पस फलां, ठीक है। और अगर आप उसके अंदर जो है उसको एक्सपायरी भी उसके अंदर मेंशन करना चाहते हैं, क्योंकि भी सबमिशन इज वैलिडेट तो फलां फलां, तो ये भी आपके लिए एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपके लिए एक बन सकता है। लेकिन 100% कोशिश करें कि आपको ये जो आपके लीगल वाइटल डॉक्यूमेंट्स हैं ये किसी को स्कैन शुदा ना देने पड़े।
लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़रूरी है, तो फिर आप सबमिट करें, लेकिन उसके लिए अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर करें। फ्रेंड्स, एक कॉमन जो कि शायद हर दूसरे बंदे को पता होगा, सबसे कॉमन जो स्कैम आजकल चल रहा है, आपके पास मैसेज आएगा जीतो पाकिस्तान से आपके इतने पैसे निकल आए, बेनज़ीर न्यूज़ सपोर्ट प्रोग्राम से इतने निकल आए, या आपको फलाना प्रोग्राम का इन्विटेशन आ रहा है, इस तरह के मैसेजेस। और एक और भी एक ट्रेंड चला हुआ है कि आपको कॉल आती है कि जी आपका पार्सल आया हुआ है सर या मैडम, और हमें आपका एड्रेस चाहिए। मैंने तो कोई पार्सल नहीं मंगाया, वो जी कंपनी की तरफ से आपके पास गिफ्ट वाउचर है, मैं तो कोरियर कंपनी का बंदा, मुझे नहीं पता कंपनी ने क्यों भेजा है या पार्सल के अंदर क्या है, बट आप हमें अपना एड्रेस दें और अपनी डिटेल्स दें। आपको फ़ोन पे यूँ शो करेंगे हम किसी कोरियर कंपनी से बात कर रहे हैं। एक्चुअल में वो कोरियर कंपनी के लोग नहीं होते, वो वैलिडेट कर रहे होते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं से आपका ऑनलाइन कुछ डाटा पड़ा हुआ मिला होता है, वो वैलिडेट कर रहे होते हैं कि क्या ये डाटा और ये ऑनर सेम ही बंदा है या अलग है। तो आप जैसे उनको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन बता देते हो, तो उसके बाद वो चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। एक चीज़ ध्यान में रखें, जब भी कोरियर के थ्रू कोई चीज़ आएगी तो डेफिनेटली सेंडर ने आपका एड्रेस उन्हें दिया होगा, तो ही चीज़ वो सबमिट हुई होगी ना, उन्होंने कोरियर वालों ने पार्सल तभी पिक किया होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड होता है, स्कैम होता है कि लोग एड्रेसेस और पर्सनल डिटेल्स तरीके से पूछ लेते हैं और बाद में वो चीज़ मसले का बायस बनती है। एक और चीज़ जो कि ज़्यादातर इजी पैसा और इस तरह के अकाउंट्स के अंदर फ्रॉड वो देखा गया है, वो ये है कि आपको कॉल आती है कि जी मैंने इजी पैसा, मैं फलां बात कर रहा या कर रही हूँ, मैं इस टाइम बस स्टैंड पे हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ और मैंने किसी को 5,000 रुपये इजी पैसा करना था, तो गलती से आपके नंबर पे आ गया, तो काइंडली जो है ना आप बस उस मैसेज को देखें और उसको रिप्लाई के अंदर आपने ये डिजिट लिख डालना है, या इस तरीके से उसको बस रिप्लाई कर दें, या वो मैसेज हमें फॉरवर्ड कर दें, या उसके अंदर एक न्यूमेरिकल वैल्यू आई होगी, एक 4 डिजिट का कोड आया होगा, कोड बता दे तो हम पैसे रिवर्स करा लेंगे। दोस्तों वो भी एक स्कैम है। वो आपके जितने भी ऑनलाइन अकाउंट्स हैं, इजी पैसा, जैज़ कैश, यू पैसा, इस तरह के जितने भी आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, वो उसको क्रैक करने का उन्होंने एक शॉर्टकट ढूंढा हुआ है। आपके पास जैसे ही वो OTP आता है, 1 टाइम पिन कोड आता है, आपको ये बताया जाता है कि इसमें तो वो पैसे आए हैं, और आप रिवर्स करें, आप उनकी जज्बाती बातों के अंदर आके इमोशनल होकर आप मैसेज को फॉरवर्ड कर देते हो। अब होता क्या है, उसके बाद आपका अकाउंट खाली कर दिया जाता है। तो ये भी एक डिजिटल एक स्कैम है जो कि चल रहा है। इसी तरीके से आपको HBL या किसी भी बैंक का रिप्रेजेंटेटिव बन के कॉल की जाएगी और कहा जाएगा कि जी आपका ATM कार्ड एक्सपायर हो चुका है, या ATM कार्ड हम आपका बंद कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं ड्यू टू फलां रीज़न, और अगर आप चाहते हैं कि जी बंद ना हो तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करते हैं। उसके अंदर मल्टीपल स्टेप्स बताते हैं कि जी हम आपको एक लिंक भेजेंगे, इसके ऊपर क्लिक करें और अपने अकाउंट की सारी डिटेल डालें, अभी के अभी लॉगिन करें, और उसके बाद आप उसको अपने अकाउंट को यूज़ करें, तो आपका अकाउंट उसके बाद ब्लॉक या फ्रीज नहीं होगा। आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करते हैं, आपका बैंक अकाउंट उनकी एक्सेस में चला जाता है। इससे मिलती जुलती मुख्तलिफ वो कहानियाँ आपको सुनाएंगे कि जी आपका ATM ब्लॉक कर रहे हैं, आपके पीछे FIA वाले लगने लगे हैं, आपकी अकाउंट के अंदर एबनॉर्मल ट्रांजैक्शन देखी गई, या आपने अभी 20,000 रुपये निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं, आपने 10,000 अभी निकाले हैं कि नहीं निकाले। इस तरह से मिलती जुलती ना वो कहानियाँ आपको सुनाएंगे। तो दोस्तों कोई भी बैंक आपको कॉल करके इस तरह की इंटीमेशन नहीं देगा। जैसे ही आपका जो ATM कार्ड है या डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, एक्सपायर होने के करीब होगा, तो ऑटोमेटिकली वो सिस्टम के थ्रू आपका एक नया कार्ड जनरेट करेंगे, जो एड्रेस आपने दे रखा होगा उसके ऊपर ऑटोमेटिकली डिलीवर हो जाएगा। ड्यू टू एनी रीजन अगर वो डिलीवर नहीं हो पाया या बैंक ने नहीं भेजा, तो आप हेल्पलाइन में खुद कॉल करें, उनसे कहिए मेरा कार्ड एक्सपायर होने वाला है, उसके ऊपर लिखी होती है वैलिडिटी आपकी, वो आपको नया कार्ड जनरेट करके जो एड्रेस आपने अपडेट करवाएंगे उस एड्रेस पर वो पहुंच जाएगा। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है। इसके अलावा भी कुछ इससे मिलते जुलते स्कैम्स हो सकते हैं, लेकिन घूम फिर के उसके अंदर आपको अपनी जीमेल और आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे वैलिड, सबसे अहम चीज़ मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ सेफ्टी और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों वो ये है कि जितनी भी एप्लीकेशन हम यूज़ करें अपने फ़ोन के अंदर, उसके अंदर 2 फैक्टर ऑथराइजेशन को एक्टिवेट करें। बहुत से लोगों को ये चीज़ पता होगी, बहुत से लोगों को शायद मेरी बात बचकाना लगे, लेकिन बहुत से लोग अभी भी हैं जिन्हें 2 फैक्टर ऑथराइजेशन या इस चीज़ को कैसे एक्टिवेट किया जाता है उसका सही तरीके से अभी भी शायद ना पता हो। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जीमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, जितने भी आप सोशल मीडिया अकाउंट्स यूज़ कर रहे हैं, हैंडल्स यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप के आप 2 अकाउंट हर मोबाइल में यूज़ हो रहे होते हैं, इन सब के अंदर 2 फैक्टर ऑथराइजेशन डिफ़ॉल्ट मौजूद होता है। आपने जाना है अपनी मोबाइल की सेटिंग में, अकाउंट्स में जाना है,
सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में जाना है, उसके अंदर टू फैक्टर ऑथराइजेशन को आपने एक्टिव करना है। दोस्तों ये है क्या, मैं ये आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। टू फैक्टर ऑथराइजेशन से मुराद ये है कि आपके अकाउंट का, फर्ज करें अगर जीमेल है आपका, फेसबुक है, आप उसका अगर किसी को पासवर्ड पता चल भी गया, किसी भी तरीके से उसने हैक कर लिया, या आपने कभी उसके पीसी पे कभी लॉग इन किया, वहां पे सेव रह गया, या किसी भी तरीके से उसको पता चल गया, तो वो तब तक आपके सही पासवर्ड को इंटर करने के बावजूद उसे यूज ना कर पाए, अनटिल ये है कि आपकी सिम के ऊपर एक पिन कोड है या ऑथराइजेशन का एक मैसेज आया आपकी सिम के ऊपर जिसमें मोबाइल में आपकी सिम होगी। तो उसके लिए जो है ना, ये आपको टू फैक्टर ऑथराइजेशन एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर हज़ारों वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी कि भाई व्हाट्सएप की कैसे एक्टिवेट होती है, यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया के जितने भी अकाउंट्स हैं उन सब के ऊपर सेटिंग के अंदर जाके किस तरीके से एक्टिवेट करना है, वो आपको बड़ी आसानी से यूट्यूब के ऊपर उसके ट्यूटोरियल्स मिल सकता है। लेकिन इंश्योर करें कि जो एप्लीकेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड है उस पर टू फैक्टर ऑथराइजेशन एक्टिवेटेड हो, और वो आपकी उस प्राइमरी सिम के ऊपर हो जो कि 100% आपकी कंट्रोल, कमांड, कस्टडी के अंदर है। आपने अपनी ऑफ एंड ऑन होने वाली सिम के ऊपर वो चीज़ एक्टिवेट नहीं करनी है, और कोशिश करें कि वो सिम की ऑनरशिप भी आपके ही नाम पे हो। अगर आप किसी फैमिली मेम्बर का वो नंबर वो यूज़ कर रहे हैं, किसी और ने वो सिम आपको निकलवा के दी हुई, तो उस पर नहीं करें, क्योंकि इन केस ऑफ एमरजेंसी कभी मोबाइल चोरी हो जाए, थेफ्ट हो जाए, तो फिर उसके अंदर ये होगा, जैसे इमीडिएटली आप सिम ब्लॉक कराने के बाद दोबारा निकलवाते हो, जब तक आपके साथ वो आपका फैमिली मेम्बर नहीं होगा, बायोमेट्रिक आपकी वैलिडेशन नहीं हो सकेगी, उस सिम आप नहीं निकलवा पाओगे, तो आपके लिए वो मसले का बायस बन सकता है। तो इंश्योर करना है कि वो सिम जो कि आपके नाम पे है, ऑनरशिप आपके पास है, और सारी एप्लीकेशन के ऊपर उसी नंबर के जरिए जो है ना आप उसको टू फैक्टर ऑथराइजेशन करें। इससे मेरी एक और रिकमेंडेशन भी है, अपने तमाम के तमाम जितने भी अकाउंट्स हैं सब पे एक ही सिम का टू फैक्टर ऑथराइजेशन भी एक्टिवेट ना करें। अगर आपके पास एक से ज़्यादा सिम्स हैं, आपके पास एक से ज़्यादा सिम की ऑनरशिप है, तो कोशिश करें कि मिक्स नंबर्स के साथ करें। जीमेल के ऊपर एक नंबर का एक्टिवेट कर लें, दूसरे फेसबुक के दूसरे नंबर पर कर लें। इन केस खुदा न खास्ता अगर आपकी सिम कहीं गुम भी हो जाए, हैक हो जाए बहुत बुरे तरीके से, तो फिर भी आपके पास अल्टरनेट कुछ अकाउंट को सेफ रखने का आपके पास कोई ना कोई सोल्यूशन मौजूद होगा। दोस्तों ये थी कुछ टिप्स जिनकी मदद से आप अपना फ़ोन, अपना ऑनलाइन साइबर फील्ड, साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं। इनके अलावा भी अगर आप किसी भी किस्म का कोई टेक्निकल ग्लिच आपको फील होता है, आपको ये समझ नहीं आती टू फैक्टर ऑथराइजेशन कैसे एक्टिवेट करते हैं, किसी स्टेप पे आप उलझे हैं, तो आप हमें इनबॉक्स करें, हमारे ईमेल एड्रेस पे आप लिख सकते हैं। मैं और मेरी टीम इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स करने की कोशिश करेंगे। वो तमाम दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर लें और बेल के आइकॉन पे भी क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।